नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें लास्ट वीडियो में हम MHD 1 के यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक था जिसका नाम था विषय वस्तु। हमने लास्ट वीडियो में जो है इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। इस टॉपिक में हमने इसमें विषय वस्तु में कथानक देखा और इसके बाद आए हम इसमें कन्वर्ट समय, ये वाला टॉपिक जो है हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज की वीडियो को हम इसके आगे के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पृथ्वी राजरासों में युद्ध और श्रृंगार के बारे में। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। रासों में प्रायः युद्ध और श्रृंगार दोनों का वर्णन साथ साथ होता है। इसी ढांचे में कहीं कहीं कवि जीवन के यथार्थ एवं मार्मिक चित्र जो है प्रस्तुत कर देता है। निसंदेह चंद के काव्य मूल्य सामंती हैं, किंतु अपने देश काल को देखते हुए चंद मानवतावादी कवि हैं। उनकी निर्भीकता का परिचय हम कैमास वध के प्रकरण में पा चुके हैं। तो यहाँ पे बताया कि ये जो समय चल रहा था आदिकाल, इसमें जो रासों नाम के ग्रंथ लिखे जाते थे, अगर हम इनमें देखें तो इनमें मुख्य रूप से हमें दो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है दिखाई देती थी। कौन कौन सी थी? पहली तो थी लड़ाई झगड़े यानी कि युद्ध, और दूसरे थे श्रृंगार यानी कि प्रेम प्रसंग। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये साथ साथ चलती थी। लेकिन जो कवि था वो सिर्फ राजाओं की तारीफ ही नहीं करता था यहाँ पर, बल्कि इसी बहाने वो आम जिंदगी का जो असली सच था उनको भी अभी अपनी कविता में स्थान देने का काम करता था। ऐसे ही जो कवि चंद्रबरदाई हुए, इनकी बात देखें तो भले ही ये जो है राजा के दरबार में रहते थे और राजाओं जैसी बातें जो है ये लिखते थे, लेकिन फिर भी अपने समय के हिसाब से देखें तो चंद्रबरदाई इंसानी भावनाओं को समझने वाले जो है कवि थे। यहाँ पे ये शब्द यूज हुआ है, चंद जो है वो मानवतावादी कवि थे, यानी कि चंद मतलब चंद्रबरदाई जो है वो इंसानों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते थे। और चंद्रबरदाई जो है वो बहुत निडर भी थे, यानी वो किसी से डरते नहीं थे। और ये डरते नहीं थे, इसका सबूत हमें कैमास वध की जो हमने कथा पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, उससे हमें देखने को मिलता है। कैमास की पत्नी अपने पति का शव मांगने जब जाती है तब उनकी उक्तियों में निर्वेद का ऐसा औदात्य मिलता है जो अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। वह कहती है कि जीवन ही सभी कार्यों और अंतर्बाह्य चेष्टाओं का जो है आधार है। जिसे अपना जीवन मूल्यवान लगता है उसे नृपति के वचनों का बहुत भय रहता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया? कैमास वध के प्रसंग को बताया गया है कि जब कैमास मर जाता है उसके बाद कैमास की जो पत्नी थी वो जाती है कैमास का शव मांगने राजा के पास। उस समय वो जो भी बातें कहती है उसे दुनिया में मोह छूट जाने का एक ऐसा अनोखा रूप जो है चंद्रबरदाई ने हमारे सामने प्रस्तुत किया जो किसी ने भी नहीं दिखाया। अब चंद्रबरदाई ने क्या दिखाया अपने काव्य में कि जिसमें कैमास की पत्नी है वो राजा के पास जाके कह रही है कि इंसान जो है वो दुनिया के सारे काम और सारी मौज मस्ती तभी कर सकता है जब तक वो जिंदा हो, यानी कि जीवन ही जो है सब चीज़ों की एक बुनियाद मानी जाती है। और जिस इंसान को अपनी जान बहुत प्यारी होती है वो राजा की बातों से और राजा की डांट से बहुत डरता है कि कहीं राजा जो है उसे मार ना दे। आगे वो कह रही है, किंतु अब तो मेरे लिए सरोवर सूख गया, हंस अपने पंखों को समेट कर उड़ गया, अर्थात मेरे पति की मृत्यु हो जाने के बाद मेरे लिए जीवन निस्सार हो गया है। अब मुझे प्राणों का क्या भय, अब मुझे जो है पृथ्वीराज का कोई डर नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रही है वो? यहाँ पे कैमास की पत्नी कह रही है कि अब जो है मेरे पति की मृत्यु के बाद मेरा ये जो जीवन है इसमें अब मुझे कोई भी भय नहीं है। वो कह रही है कि उसके जो पति थे वही उनका सब कुछ थे, वही उनका सहारा थे, और जब क्योंकि इनके पति की मृत्यु हो गई है तो इनकी ज़िंदगी का जो सहारा है वो पूरी तरह अब खत्म हो गया है और इनका जीवन बिल्कुल बेकार हो गया है। और जब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता तो अब उसे अपनी जान जाने का जो है कोई डर भी नहीं है, इसलिए वो राजा पृथ्वीराज से जो है अब बिल्कुल भी डरती नहीं है। तो यहाँ पंक्तियों में क्या है? जूं जीवन साई अपन ऊ, नृपति बहुत बच्चन बहु। इसका मतलब ये हुआ, इसमें कह रही है कैमास की पत्नी कि जब मेरा पति जिंदा था और मेरी जिंदगी बची हुई थी तब तक जो है मुझे राजा के वचनों या उनकी बातों की बहुत परवाह थी और मुझे उनसे डर भी लगता था। सुख सरोवर हंस गऊ सुकीली
उधर अंधार भऊ। आगे की पंक्ति में वो कह रही है कि मेरे सिर से तो जो है अब तालाब जो है वो सूख गया है और जो हंस था वो अपने पंख समेटकर उड़ गया, यानी कि मेरे पति का साया जो है, मेरे पति का जो सहारा है वो मुझसे छीन गया है, तो अब मुझे आपसे जो है कोई भी भय नहीं है। चंद्रबरदाई वीरता की अभिव्यक्ति केवल युद्ध वर्णनों में ही जो है नहीं करते, वह वीरता को आंतरिक गुण मानते हैं। संकट के समय जब शूर समाप्त पृथ्वीराज को सकुशल दिल्ली चले जाने का आग्रह करते हैं, तब चौहान उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा पाठ नहीं पढ़ा। कन्ह चाचा की वीरता का चित्रण जो है कवि ने बिंब के द्वारा किया है। अब वो बिंब क्या है ये देखो, इसमें वो कह रहे हैं मुख छूटत नृप बैन दिठ दिश्यो ध्वांतम। तो इस पंक्ति को देखें तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि जो कवि चंद्रबरदाई है इनकी वीरता के बारे में हमें बताया गया। चंद्रबरदाई कहते हैं कि जो बहादुरी है या जो वीरता है वो सिर्फ मैदान में तलवार चलाने वाले या युद्ध करने का नाम नहीं होती, बल्कि जो वीरता है ये तो इंसान के अंदर का जो है एक गुण है जो मनुष्य के मन में होता है। और इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक किस्सा बताया है। वो किस्सा ये है कि जब राजा पृथ्वीराज पर जो है कोई मुसीबत आती है तो इनके जितने भी शूरवीर और जो मंत्री थे वो सब क्या करते हैं, वो राजा से मिन्नतें करते हैं कि आप जो है यहाँ पर सुरक्षित यहाँ से दिल्ली निकल जाइए और अपनी जान बचाइए। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वो इस बात से साफ मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैंने मुसीबत देखकर जो है पीठ दिखाना नहीं सीखा, मैदान छोड़कर भागना भी जो है मैंने नहीं सीखा। तो इसी तरह कन्ह चाचा जो इनके चाचा थे तो उस नाम के जो वीर हुए उनकी बहादुरी को दिखाने के लिए कवि ने क्या किया, एक बहुत ही सुंदर बिंब यानी कि बहुत ही अच्छा चित्र जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया। आगे देखो, पृथ्वीराज के मुख से निकले हुए वचन सुनाई पड़ने के साथ ही आंखों ने शत्रु पर कन्ह को जो है आक्रमण करने के लिए दौड़ते हुए देखा। तो क्या हुआ, जैसे ही जो राजा पृथ्वीराज थे इनके मुंह से युद्ध करने का आदेश निकला तो वो जो शब्द थे वो कानों में बाद में पहुंचे। उन शब्दों के पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, सबने ये देखा कि जो कन्ह चाचा है वो दुश्मन पर हमला करने के लिए बिल्कुल दौड़ पड़े हैं, यानी कि वो राजा का आदेश पूरा होने का इंतजार भी नहीं करते। उनके अंदर देश के लिए और राजा के लिए जो है इतनी ज़्यादा बहादुरी भरी हुई है कि वो तुरंत ही जो है दुश्मन पर टूट पड़े। रासों का काव्योत्कर्ष श्रृंगार के क्षेत्र में वीरता से कम नहीं। चंद व्यय संधि वर्णन में परम निपुण है। यहाँ भी वह नायिका के शरीर का ही नहीं उनके मनोभावों का भी जो है चित्रण करते हैं। चंद प्रायः ऐसा चित्रण वर्णन करते हैं कि पात्र के शरीर और मन का चित्रण एक साथ हो जाता है। यह श्रृंगार वर्णन की दृष्टि से जो है चंद की विशेषता है। तो यहाँ बताया कि जब रासो काव्य लिखा जा रहा था तो वो सिर्फ युद्ध और वीरता के लिए मशहूर नहीं था, बल्कि उसमें श्रृंगारिकता यानी कि प्यार और जो खूबसूरती थी इसको भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। और इसके जो कवि हैं वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जो हैं ये व्यय संधि का वर्णन करने में भी बहुत माहिर हुए। अब व्यय संधि क्या होती है इसको समझो। व्यय संधि का मतलब होता है वो उम्र जब कोई बच्चा जो है बचपन से निकलकर अपनी युवावस्था यानी कि अपनी जवानी की तरफ कदम रखता है, तो उस एज को यानी जो टीन एज जिसे हम कहते हैं उसी को व्यय संधि कहते हैं। तो कवि चंद्रबरदाई जब इस उम्र की किसी लड़की या किसी नायिका के बारे में लिखते हैं तो वो सिर्फ यहाँ ये नहीं बताते कि वो दिखने में कैसी है, बल्कि इसके साथ वो ये भी दिखाते हैं कि उस उम्र में उस नायिका के मन में जो है क्या क्या भावनाएं और क्या क्या विचार चल रहे हैं। और चंद्रबरदाई की सबसे बड़ी खूबी ये भी रही कि वो एक साथ शरीर और मन इन दोनों पर आने वाले जो बदलाव होते हैं इन दोनों ही तरह के बदलावों को अपनी रचना में जो है शामिल करते हैं। कवि ने शशिधृता के किशोर आगमन का चित्रण शिविर में अचानक वसंत आ जाने के बिंब रूपक से जो है किया है। पुराने पत्ते झड़ गए, अभी जो वर्णन किया वो बताया गया है कि पुराने पत्ते झड़ गए, कोमल अंकुर निकलने लगे, शैशव उतर रहा है और किशोर जो है वो चढ़ रहा है। शीतल मंद सुगंध वायु के साथ अचानक ऋतुराज आ गया। रोम राजी कुछ नितंब कोमलता वृद्धि पा गए। शीत के समान कटी बढ़ती नहीं बल्कि निरंतर जो है वो क्षीण हो रही है। पथ शब्द का श्लेष करते हुए कवि कहता है, पथ
पत्ता और मर्यादा और लज्जा। तो यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे कवि चंद्रबरदाई ने क्या किया, एक लड़की की शशिव्रता इसके बारे में बताया। अब वो इसके बारे में बताते हुए क्या कह रहे हैं कि जब शशिव्रता जो है वो बड़ी हो रही है तो उसके जीवन में किस तरह का बदलाव आ रहा है, इसे समझाने के लिए चंद्रबरदाई ने क्या किया, यहाँ पर एक मौसम का उदाहरण लिया है। और वो क्या बता रहे हैं कि जैसे कड़ाके की ठंड यानी कि शिशिर ऋतु, ठीक है, तो जैसे कि कड़ाके की ठंड जो है यानी शिशिर ऋतु है, इसके बाद क्या होता है, अचानक से एक सुहावना सा बसंत का मौसम आ जाता है। ठीक वैसे ही शशिव्रता का जो बचपन है वो अब जा रहा है और शशिव्रता जो है वो जवानी में प्रवेश कर रही है। इसको उन्होंने कैसे समझाया, इसको समझाते हुए उन्होंने बताया कि जैसे वसंत आने पर क्या होता है, पेड़ों के जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए नए कोमल कोमल पत्ते निकलने लगते हैं। ठीक वैसे ही शशिव्रता का जो भोलापन यानी कि जो उसका शैशव है वो अब खत्म हो रहा है और उसकी उम्र बढ़ रही है। जैसे वसंत में क्या होता है, ठंडी ठंडी धीरे धीरे चलने वाली एक खुशबूदार हवा चलने लगती है, ठीक वैसे ही शशिव्रता उसके जीवन में क्या हो रहा है, एक नया सा निखार आ रहा है और उसके शरीर पर नए रोम राजी यानी कि नए बाल जो है वो दिखने लगे हैं और अंगों में एक तरह की कोमलता आ गई है। जैसे वसंत आने पर क्या होता है, ठंड कम होने लगती है, ठीक वैसे ही शशिव्रता का जो बचपन है वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। और यहाँ पर कवि ने पत शब्द का इस्तेमाल किया है। ये जो पत शब्द है इसके दो अर्थ होते हैं, पहला अर्थ तो है इसका पत्ता और दूसरा अर्थ होता है मर्यादा। तो ये पत शब्द का अर्थ यहाँ पे बताया है। पत्ते ढक नहीं पाते तने को, वह प्रयास करने पर भी शरीर को ढक नहीं पाती। वसंत ने तन को मत जो कर रखा है, किशोर ने शशिव्रता के मन को मतवाला कर दिया है। तो यहाँ बताया कि जैसे वसंत का जो मौसम होता है इसमें हम देखते हैं कि पेड़ के जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं और नए छोटे पत्ते जो हैं वो पेड़ के तने में पूरी तरह से छिप नहीं पाते। ठीक वैसे ही जो शशिव्रता ये जब बड़ी हो रही है तो लाख कोशिशें करने पर भी वो अपनी बढ़ती हुई उम्र के जो शारीरिक बदलाव होते हैं उन्हें और अपनी भावनाओं को जो है वो छिपा नहीं पा रही। जैसे वसंत के आने पर क्या होता है, पूरा जो जंगल होता है वो खिल जाता है और ठीक वैसे ही ये जो नई उम्र है जिसमें शशिव्रता प्रवेश कर रही है, इसमें शशिव्रता के मन को भी बिल्कुल चंचल और मतवाला जो है वो बना दिया है। अब आगे जो है यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, इन्हें देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पत पुरातन झगिर पत अंकुरिये उठित तुझ। इस लाइन में कह रहे हैं कि पेड़ के जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ गए और अब तने पर जो है नए नए कोमल कोमल अंकुर या फिर जो पत्तियां हैं वो फूट रही हैं। यानी कि शशिव्रता का जो बचपन है वो बीत गया और उसकी नई उम्र जो है अब शुरू हो रही है। ज्यों सैसव उत्तरीय चढ़िए बैसव किशोर कुछ। जैसे जैसे उसका शैशव यानी कि उसका जो बचपन है वो खत्म हो रहा है, वैसे वैसे उसकी उम्र जो है वो किशोर अवस्था की ओर बढ़ रही है और उसके शरीर में कुछ नए बदलाव आ रहे हैं। शीतल मंद सुगंध आई ऋतुराज अचानम, सोम राई अंग कुछ नितंब तुच्छ सरसानम। इन दो पंक्तियों में बताया कि अचानक से ऋतुराज यानी कि जो वसंत का मौसम है वो आ गया, जो अपने साथ ठंडी धीमी और बहुत ही प्यारी खुशबू वाली हवा लेकर आया है। यानी कि शशिव्रता के जीवन में क्या हुआ, अब अचानक से एक खूबसूरत सी उम्र जो है वो आ गई है और बसंत आने से क्या हुआ, जैसे कि पृथ्वी के अंगों में नई हरियाली आ जाती है, ठीक वैसे ही शशिव्रता के शरीर के जो अंग है उनमें भी कोमलता और एक नया निखार जो है वो अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। बुढ़े नसीत कटी छीन हवे लज्जामान ढकत फिरे, ढका न पत कहे कहे वन वसंत मत जू करे। इसमें बताया कि अब जो ठंड है, यहाँ पे ठंड का मतलब है पुराना समय जो है, तो कह रहे हैं अब ठंड और ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, वो जो है कम हो रही है और शशिव्रता की जो कमर है वो पतली हो गई है और उसके मन में अब एक नई तरह की लज्जा का एहसास आने लगा है, जो कि उसके हाव भाव में जो है साफ दिखाई दे रहा है। जैसे वसंत के आने से क्या होता है, पूरा जंगल मस्त हो जाता है और पेड़ क्या करते हैं, वो अपनी पुरानी स्थिति में नहीं रह पाते। ठीक वैसे ही जो शशिव्रता है उसका मन क्या कर रहा है, अब इस नई उम्र के उत्साह और इसके उमंग में पूरी तरीके से भर गया है।
और वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर जो है बिल्कुल चंचल हो गई है। पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता को घोड़े पर चढ़ाते और संयोगिता के लजाने का भी कवि ने जो है मार्मिक चित्रण किया है। इस प्रसंग पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह लिखते हैं, प्रणय का प्रस्फुटन कर्म क्षेत्र में ही होता है, जहाँ युगल हृदय एक दूसरे को सहयोग देते हुए परस्पर जो है श्रमसिक्त मुख जो है वो देखते चलते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा प्रसंग बताया है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि जो पृथ्वीराज है वो संयोगिता को अपने घोड़े पर बैठा के ले जाते हैं। तो जब ये प्रसंग आता है तब संयोगिता के मन में एक तरह की लज्जा आती है। तो संयोगिता के मन में जो लज्जा आ रही है उसका कवि ने बहुत सुंदर तरीके से जो है वर्णन किया है। अब इसी पर एक प्रसिद्ध विद्वान हुए नामवर सिंह, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना है कि जो सच्चा प्यार होता है वो हमेशा काम के मैदान में यानी कि जीवन की असली मुश्किलों के बीच जो है सामने आता है और मजबूत होता है। जहाँ पर दो प्यार करने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं और कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के सुख दुख को देखकर जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये नामवर सिंह का जो है कहना था। अब आते हैं पृथ्वीराज रासों में जो पात्र चित्रण है, इसको हम देखते हैं। चंद की विशेषता यह है कि वह पात्रों की दुविधा का चित्रण करना नहीं भूलते, चाहे वह संधि नायिका की दुविधा हो, चाहे पृथ्वीराज के साथ दिल्ली जाने के लिए घोड़ों पर बैठती संयोगिता की दुविधा, माता पिता का घर छोड़कर पृथ्वीराज से मिलने के लिए मंदिर जाने की तैयारी करती हुई शशिव्रता के मन का द्वंद्व जो है वो दृष्टव्य है। तो पहले तो ये समझो कि पात्र चित्रण क्या होता है, यानी कि जो रचना में पात्र दिए गए हैं उनका स्वभाव इसमें बताया जाता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ कि जो कवि चंद्रबरदाई हुए, इनकी एक खूबी ये भी थी कि ये अपनी रचना के जो इनके पात्र होते हैं उनके मन की उलझनों को भी ये बहुत साफ साफ दिखाते हैं। अब दुविधा का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा मन पक्का नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत, तो ऐसा हमारे जीवन में भी होता है। हमारा भी मन जो है कभी कभी इस उलझन में रहता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो ऐसे ही अगर चंद्रबरदाई के पात्र के मन में भी कोई दुविधा हो तो चंद्रबरदाई जो है उसे भी दिखाते हैं। चाहे वो बचपन से जवानी की उम्र में कदम रख रही लड़की के मन की घबराहट हो, या फिर जब संयोगिता जो है वो अपने देश और सब कुछ छोड़कर पृथ्वीराज के साथ दिल्ली जाने के लिए घोड़े पर बैठती है, तब उसके मन में भी एक तरह की उलझन आती है। इन दोनों को ही जो है चंद्रबरदाई ने हमारे सामने दिखाया है। ठीक इसी तरह जब शशिव्रता क्या करती है, वो अपने माता पिता का घर छोड़ देती है हमेशा के लिए और वो पृथ्वीराज से मिलने के लिए कहाँ जाती है, मंदिर पर। तो मंदिर जाने की वो जो तैयारी करती है तब इसके मन में भी जो है एक खिंचाव, एक गहरी सोच चल रही होती है। उसको भी चंद्रबरदाई ने बहुत अच्छे से दिखाया है कि एक तरफ तो माता पिता का प्यार है, ठीक है, और दूसरी तरफ है शशिव्रता का अपना खुद का फैसला। तो इन दोनों के बीच शशिव्रता जो है दुविधा में होती है। इसे चंद्रबरदाई ने बखूबी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देव गुरुजन माँ बाप को छोड़ने का दुख और दूसरी तरफ हृदय में प्रेम अंकुर का जन्म लेना, इस दुविधा से शशिव्रता ने अपने को यह कहकर संतावना दी कि काल जो है वो बलवान है। तो अब शशिव्रता के सामने जो है दो सिचुएशन थी। एक तो ये थी कि अपने से बड़े जैसे कि अपने गुरु और अपने माता पिता को छोड़ने का दुख था शशिव्रता को, और दूसरी तरफ उसका जो प्यार है अपने प्यार के साथ एक नई शुरुआत भी थी। तो इस उलझन से निकलने के लिए शशिव्रता ने क्या किया, इसका जो दुखी मन था उसको दिलासा दिया। फिर शशिव्रता ने खुद को समझाया कि जो समय है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और समय के आगे किसी की भी नहीं चलती। इसी को यहाँ पंक्तियों में देखो, दुख देवल को छउनई उर सिंचन अंकुर, दिही काल बल बीज वदी लिए समान सपुर। तो इन पंक्तियों में क्या बता रहे हैं कि जब शशिव्रता जो है वो अपने माता पिता को छोड़ने का जो दुख है उसे देखती है तो इसका जो मन है शशिव्रता का वो पूरी तरह से भर आता है। लेकिन इसके साथ ही क्या होता है, इसके दिल के अंदर जो प्यार का नया अंकुर है वो पनप रहा था। तो ये दुख मानो उस पौधे को सींचने का काम कर रहा है, यानी कि वो दुख सहकर भी जो है अपने फैसले पर टिकी हुई है। और समय जो है वो बहुत लंबा और बलवान होता है। समय की ताकत से मुकाबला करना ही कोई अपनी अच्छी या अपने सपने को पूरी तरीके से सच कर पाता है। तो शशिव्रता भी जो है वो समय की इस ताकत को मानकर अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है।
इसी प्रकार कितना मनोवैज्ञानिक है कवि का यह चित्रण। पृथ्वीराज ने पहली बार जो है शशिव्रता का हाथ पकड़ा तो अब क्या हुआ, कवि ने यहाँ पे एक इंसान के मन की गहराई को भी समझाया है। अब वो गहराई किस रूप में समझाई कि जब पृथ्वीराज चौहान जो है इन्होंने क्या किया, पहली बार शशिव्रता का हाथ पकड़ा था। उस समय शशिव्रता के मन में क्या हुआ, अचानक से सारी बातें एक साथ आ गई और उस समय जो हुआ उसे कवि ने जो है यहाँ पे हमें इन पंक्तियों के माध्यम से बताया। अब देखते हैं क्या हुआ। गहत बाल पिए पानी सुरगुर जन संभरे, कि जैसे ही जो है प्रिय, यहाँ पे प्रिय पृथ्वीराज के लिए यूज हुआ है, तो जैसे ही प्रिय पृथ्वीराज ने क्या किया, उस शशिव्रता के हाथ को पकड़ा, वैसे ही उसे अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अपने माता पिता हैं और परिवार के जो लोग हैं उन सब की याद आ गई और वो अब जो है उनसे दूर जा रही है। तो ये शशिव्रता के बारे में उसके मन में क्या चल रहा है वो बताया। लोचन मोची सुरंग सु अंसु बहे खरे, आगे क्या होता है कि अपनों की याद जब उसे आती है तो अपनों की याद आते ही शशिव्रता की जो सुंदर आंखें हैं उनसे आंसू छलक पड़ते हैं और वो आंसू जो हैं वो तेजी से बहने लगते हैं। अपम गह जिए जानी सुनैन मुख बही मनोखंजन मुख मुत मुरक्कत नरवन्ही। अब क्या हुआ कि रोना जो है ये अच्छी बात नहीं होती, इसे अपशगुन समझकर शशिव्रता ने क्या किया, उसने अपने मन को संभाला और अपने आंसुओं को रोकने के लिए शशिव्रता ने क्या किया, जो उसकी आंखें थी उन आंखों को बंद कर लिया और आंखें बंद करने के बाद उसके चेहरे का जो रूप था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो कि खंजन नाम का कोई सुंदर पक्षी जो है वो अपने मुंह बंद करके बिल्कुल चुपचाप नीचे की ओर जो है झुक गया हो। अब यहाँ पे इसी का अर्थ बताया है कि जब प्रिय पृथ्वीराज ने क्या किया, बाला यानी कि शशिव्रता का हाथ पकड़ा, तो क्या हुआ, उसे अपने गुरुजन माता पिता मायके के जो लोग थे इन सबका स्मरण किया, मतलब उसकी याद आ गई और याद आते ही क्या हुआ, सुंदर नेत्रों से आंसू जो है वो बहने लगे। लेकिन उसने क्या किया, इसे अपशगुन समझा आंसू आने को और कुछ आंसू आंखों के कोनों में लगे रह गए। तुलनीय लोचन जल रह कोना तुलसी, फिर चंद ने यहाँ उपमा दी मानो खंजन मोती खा रहा हो, कुछ मुंह में लगे हैं और कुछ जो है वो नीचे गिर गए। तो आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे उदाहरण देके बताया गया है कि कवि कह रहे हैं कि आंखों के कोने में जो आंसू रह गए थे ना रोते हुए, वो ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि कोई खंजन पक्षी क्या कर रहा हो, वो मोतियों को चुग रहा हो और उसने भी जो है चुगते हुए कुछ मोती जो है उसके मुंह के पास लगे हुए रह गए और कुछ मोती जो है वो नीचे की तरफ गिर गए। तो कवि ने आंसुओं की तुलना जो है यहाँ पर चमकते हुए मोतियों से प्रस्तुत की है। तो इस तरीके से हमने पात्र चित्रण वाला टॉपिक भी जो है अपना कंप्लीट किया। अब देखते हैं पृथ्वीराज रासों में जो है प्रकृति वर्णन भी किया गया है। अब इस प्रकृति वर्णन को यहाँ पे समझते हैं। कवि प्रकृति वर्णन में सिद्धस्त है। कण्वज समय के षड ऋतु वर्णन से जो है आप परिचित हो चुके होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में कण्वज समय वाला प्रसंग देखा था, तो हमने उसमें षड ऋतु वर्णन भी देखा था कि कैसे पृथ्वीराज की पत्नियां क्या करती हैं, उन्हें एक एक ऋतु का बहाना देकर जो है रोक लेती है। तो ऐसे 6 ऋतुओं का वर्णन हमने देखा था। यह षड ऋतु वर्णन आरोपित न होकर मानव कार्य व्यापार का जो है अंग बनकर आया है। उनके प्रकृति वर्णन में खास बात यह होती है कि वह प्रकृति का ऐसा चित्रण करते हैं कि उससे पात्रों की तत्कालीन मनस्थिति का चित्रण हो जाता है। कैमास अंधेरी रात में कर्णाती के साथ केली विलास में जो है निमग्न है। घोर अंधकार है, मूसलाधार वर्षा हो रही है और इस स्थिति के वर्णन में कवि के बिंबों पर ध्यान दीजिए तो प्रकृति वर्णन के साथ संयोग श्रृंगार में मन और शरीर दोनों की चेष्टाओं की जो है अकुंठ व्यंजना मिलेगी। यहाँ पे क्या बताया कि जो चंद्रबरदाई है वो प्रकृति का वर्णन करने में भी जो है वो बहुत माहिर माने जाते हैं, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में तो हमने देखा ही था। अब यहाँ पे कवि ने क्या किया, उन्होंने मौसम को ऐसे दिखाया जिससे जो रचना थी उस रचना के पात्र के मन का हाल पता चल जाए। इसके लिए उन्होंने ऋतुओं का सहारा लिया। उदाहरण यहाँ पे दिया है, जैसे एक पात्र है कैमास, जो कि अंधेरी रात में क्या कर रहा है, कर्णाती नाम की जो रानी थी उनके साथ प्रेम और हंसी मजाक में पूरी तरह डूबा हुआ था।
और बाहर उस समय क्या था, प्रकृति का वर्णन है कि उस समय जो बाहर था वो घना अंधेरा था और जोर जोर से मूसलाधार जो है उस समय बारिश हो रही थी। और इस माहौल को दिखाने के लिए कवि ने जिन भी दृश्यों का इस्तेमाल किया उससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रकृति के इस रूप के साथ साथ उन दोनों के मन और शरीर के प्यार की कितनी गहरी भावनाएं जो है वो चल रही थी। अब यहाँ कुछ पंक्तियां हैं, उसे देखो। अंधा रेन जलेन छिन, छितिया तारानी धारारथ, सा मंत्री कैमास काम, अंधा देवो विचित्र गत। इसमें क्या कह रहे हैं कि रात जो है वो बहुत घनी और अंधेरी है और बारिश मूसलाधार हो रही है। मूसलाधार बारिश के पानी से ऐसा लग रहा है जैसे कि धरती जो है वो टूटकर छिन्न भिन्न हो रही हो। और इस अंधेरे और तेज पानी की धार में आसमान से जो है तारे भी वो छिप गए हैं। बाहर जो है, बाहर तो ऐसा भयानक और ऐसा बेचैन कर देने वाला मौसम है, लेकिन जो मंत्री कैमास है वो कैमास अंदर पूरी तरह से जो है प्यार में बिल्कुल ही अंधा होकर बैठा है। उसे बाहर का ये जो अजीब और डरावने वाला माहौल है उसकी कैमास को कोई परवाह ही नहीं है। अंधकारपूर्ण रात में पृथ्वी घंघोर वर्षा से छिन्न भिन्न विदीर्ण हो रही है। यही जो मैंने अर्थ बताया वही है। तारे भी जो है वो मूसलाधार वर्षा में छिप गए हैं और वो मंत्री कैमास कामांध है। देव की गति विचित्र है। पृथ्वी का घंघोर वर्षा से विदीर्ण होना घोर श्रृंगार का संकेत है। वर्षा में तारे छिपे हैं। इस कैमास की कामांध है, इधर कैमास की कामांध है, जिसे आधुनिक आलोचना कविता में जो है समानांतरवाद कहती है और उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस वर्णन के बाद कवि जो है वो मानो दृश्य से तटस्थ हो गया है और दार्शनिक टिप्पणी करता है, देव की गति विचित्र है, देवो विचित्रा गति। पर्यावसान एक प्रकार का भाग्यवादी अवसाद होता है। सामंत्री कैमास काम अंधा, ऐसा योग्य और कर्तव्यपरायण मंत्री विवेकहीन हो गया। यह देव गति की विचित्रता नहीं तो और क्या है। अब यहाँ पे क्या बताया उसे समझो। पहले तो इन दो पंक्तियों का अर्थ बताया, वो हमने समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये बताया है कि आज के समय में अगर हम इसे समझें तो इसको हम सामंतरवाद या फिर पैरेलिज्म कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसा माहौल बाहर प्रकृति में है ठीक वैसा ही जो है स्थिति, ठीक वैसी स्थिति इंसान के अंदर भी चल रही है। और ये कविता का जो है सबसे उत्कृष्ट यहाँ पे उदाहरण हमें बताया गया है। आगे देखो, फिर आगे हमें ये बताया गया कि जो पूरा दृश्य जो हमने देखा, इस पूरे नज़ारे को दिखाने के बाद जो कवि हैं वो मानो खुद को इस दृश्य से थोड़ा अलग कर देते हैं और जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई उन्होंने यहाँ पे बताई। अब वो क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि किस्मत का खेल जो है वो बहुत अजीब है, कि देखो कितनी अनोखी बात है। इस पूरी बात का अंत एक अजीब से दुख और एक लाचारी में होता है, जहाँ ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ जो है वो किस्मत के भरोसे ही चल रहा हो। तो यहाँ कवि ने क्या बताया कि वही मंत्री जो कैमास है, वही मंत्री जो पहले इतना समझदार, कैमास पहले बहुत समझदार था, वो तो अचानक से श्रृंगारिकता के चक्कर में आके ऐसा हो गया। तो क्या बताया कि वही मंत्री जो पहले जो है इतना समझदार, इतना योग्य था, अपने काम को कैमास जो है वो पूरी जिम्मेदारी से निभाने वाला था, आज क्या हुआ? आज वो कैमास प्यार में पड़कर अपनी सोचने समझने की जो शक्ति है वो उसको खो बैठा है और बिल्कुल ही बुद्धिहीन हो गया है। तो कवि ने यहाँ पे ये बताया कि अगर ये किस्मत का अजीब खेल नहीं है तो ये और क्या है, कि एक समझदार इंसान भी जो है वक्त आने पर सब कुछ भूल जाता है। तो यहाँ पे चंद्रबरदाई ने इसको जो है एक किस्मत का खेल माना है। आगे देखो, अब पृथ्वी राजरासों के दो प्रमुख प्रसंगों कैमासवध और कण्वज समय, इसके विश्लेषण के माध्यम से हमने जो है पृथ्वी राजरासों की विषय वस्तु, कथानक, पात्र चित्रण, प्रकृति वर्णन आदि कुछ महत्वपूर्ण विषयों की जो है चर्चा की। तो लास्ट वीडियो में हमने कैमासवध और कण्वज समय के प्रसंग को देखा था। आज के वीडियो में हमने क्या देखा? इसके पात्र चित्रण और प्रकृति वर्णन, इसको हमने देखा। इस चरित काव्य के केंद्र में जो है पृथ्वीराज रासो है, उसी की कथा इस महाकाव्य के माध्यम से कही गई है। तो ये जो महाकाव्य है उसके केंद्र में कौन रहा? पृथ्वीराज। इस कथा में इतिहास का उल्लंघन हो गया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कवि मानवीय सत्यों का अन्वेषक होता है, वह इतिहास नहीं लिख रहा। कवि चंद ने क्या किया? अपने चरित्र नायक का चित्रण करते वक्त उसकी कमजोरियों को छिपाया नहीं। कैमासवध के प्रसंग में कवि की जो है निर्भीकता दृष्टव्य है। तो यहाँ पे बताया कि ये जो
रचना हमने जानी पृथ्वीराज रासो। इसको पढ़ते समय कहीं कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि इतिहास से बिल्कुल अलग है ये रचना, लेकिन फिर भी जो है इस रचना को हम पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे कवि ने क्या किया, यहाँ पे कवि का असली काम किसी इतिहास को दिखाना नहीं था, बल्कि उसका काम तो था इंसानों की भावनाओं, उनके सुख दुख और उनके सच को सामने लाना जो है चंद्रबरदाई का यहाँ पे काम था। तो चंद्रबरदाई ने यहाँ पे इतिहास को महत्व ना देकर पृथ्वीराज रासो का जो जीवन चरित्र था उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। कण्वज समय में अनेक मार्मिक प्रसंग आए हैं। कण्वज समय में वर्णिक षड ऋतु वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। कवि ने उस युग की समृद्ध नगरी कान्यकुब्ज के सौंदर्य का वर्णन विस्तार से किया है। इसमें कवि की उपमा शक्ति देखने लायक है। राजा जयचंद के राज दरबार में चंद्रबरदाई के साथ छद्म वेश में पृथ्वीराज के जाने की घटना भी नाटकीयता से भरपूर है। इसके बाद गंगा के किनारे संयोगिता और पृथ्वीराज का मिलन अद्भुत है। कवि भला कुछ चूकने वाला जो है वो नहीं था। तो यहाँ पे जो हमने दूसरा प्रसंग देखा था कण्वज समय का, इसमें हमें 6 ऋतुओं अलग अलग मौसम का वर्णन जो है चंद्रबरदाई ने किया, और ये जो है ये हमारे हिंदी साहित्य की बहुत अनमोल और कीमती रचना मानी जाती है। कवि ने क्या किया, कवि ने उस समय के एक बहुत ही बड़े शहर जिसे कान्यकुब्ज कहते हैं, जिसे आज के समय में कन्नौज कहते हैं, उसकी खूबसूरती को भी जो है यहाँ पे विस्तार से समझाया। चंद्रबरदाई की उदाहरण देने की जो कला है वो इतनी अच्छी है कि देखकर उसे मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे ये उपमा शक्ति कहा गया, यानी कि उदाहरण देने की जो कला है। इस रचना में हमें बहुत ही सस्पेंस वाला मोड़ भी जो है दिखाई देता है। जैसे जब राजा जयचंद के भरे दरबार में क्या होता है, कवि चंद्रबरदाई के साथ खुद राजा पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, अपना रूप बदल कर आ जाते हैं। तो ये जो पूरी घटना है अगर हम देखें तो ये बिल्कुल ही एक फिल्मी नाटक जैसी लगती है, जो बिल्कुल रोमांच और सस्पेंस से जो है भरी हुई हो। इसके बाद गंगा नदी के किनारे जब राजकुमारी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की पहली बार मुलाकात होती है तो वो दृश्य भी बहुत अनोखा दिखाया गया है। तो जब इस रचना में इतना सुंदर और इतना बड़ा मौका आया है, तो जो हमारे कवि चंद्रबरदाई हैं उन्होंने क्या किया, इतने बड़े और इस खूबसूरत दृश्य को कविता में इतने अच्छे से लिखने से अपने आप को बिल्कुल नहीं रोका, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा और उन्होंने हमें जो है इसे बहुत अच्छे शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखो, चंद्रबरदाई की कल्पना शक्ति और मनोवैज्ञानिक स्थितियों के चित्रण की क्षमता का परिचय आपने प्राप्त कर लिया। आइए पृथ्वीराज रासो की भाषा पर जो है विचार किया जाए। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि चंद्रबरदाई जो थे इनकी कल्पना शक्ति कितनी अच्छी थी और ये मनोवैज्ञानिक स्थितियों को कितने अच्छे से समझते थे, और इन दोनों का इस्तेमाल इन्होंने अपनी रचना में किस तरीके से किया, तो इन सबको हमने जान लिया। अब आगे हम पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है इसके बारे में जानेंगे। आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे काव्य कौशल के बारे में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।